और इस प्लेलिस्ट में हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि सैम्पल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल, एमसीक्यूज वगैरह, इन सब चीज़ों को क्लियर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं वेव, मोशन एंड साउंड को। तो स्टार्ट करने के साथ ही हमें इनके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करना नेसेसरी है। तो हम पहले इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें होल चैप्टर में काम आएंगी। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इन टर्मिनोलॉजीज़ को, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनको अच्छे तरीके से समझें, और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। तो पैरोडिक मोशन से स्टार्ट करते हैं हम कि पैरोडिक मोशन हमारे पास क्या होता है। पैरोडिक मोशन हमारे पास होता है कि मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि मोशन जो कि अपने आप को रिपीट करे एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि खास टाइम पीरियड में। अगर वो मोशन दोबारा से हो रहा है तो ऐसे मोशन को हम पैरोडिक मोशन कहते हैं। और ये हमें टर्म पीरियड से ही जो है वो क्लियर हो रहा है कि यानी कि जो चीज़ भी यहाँ पर होगी वो एक ख़ास इंटरवल के बाद होगी, यानी कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पर होगा। और इसके अलावा भी हम जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में हम पेरियोडिसिटी एंड प्रोडक्ट फंक्शंस, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं जब हम वेरी बेसिक पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर पेरियोडिक मोशन से मुराद कि वो मोशन जो कि अपने आप को एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे, तो ऐसे मोशन को हम पेरियोडिक मोशन कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पर देखें कि सन के अराउंड हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, और ये जो रोटेशन हो रही है वो 365 डेज के बाद अपने इस मोशन को दोबारा से, जो कि एलिप्टिकल मोशन है, उसको दोबारा से जो है वो रिपीट करेगा। तो ये जो मोशन है, इस मोशन को हम पैरोडिक मोशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है। अब ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास क्या है कि द टू एंड फ्रो मोशन of a body or backward and back and forth motion of a body about its mean position, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन बॉडी का या बैक एंड फोर्थ मोशन जो है अपनी मीन पोजीशन पर, उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि इसका भी एग्जांपल ले लें कि ये पेंडुलम है, और इस पेंडुलम के अगर हम मोशन की बात करें तो ये पेंडुलम का मोशन जो है वो टू एंड फ्रो मोशन है, बैक एंड फोर्थ मोशन है अपनी मीन पोजीशन के हवाले से। ये इसकी मीन पोजीशन है और ये अपनी इस मीन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास पेरियोडिक मोशन और ये हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन आ जाता है। अब हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि पेरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। हमें डिफरेंस जो इन दोनों मोशन में है, क्योंकि ये भी अपने आप को रिपीट कर रहा है इंटरवल्स में, यानी कि इंटरवल ऑफ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, और यहाँ पर भी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में मोशन हो रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन? तो ये पढ़ लेते हैं कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट अ ऑसिलेटरी मोशन। हर ऑसिलेटरी मोशन जो है वो हमारे पास पीरियोडिक है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास नहीं होता। देखें यहाँ पर कि ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास वो मोशन है जो कि टू एंड फ्रो मोशन हो। यहाँ पर हम देखें कि ये जो मोशन है ये पैरोडिक तो है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, ये बैक एंड फोर्थ मोशन नहीं है, ये एलिप्टिकल जो है वो एलिप्स में मोशन हो रहा है यहाँ पर, जिसको हम समाओ जो है वो वेरी इनिशियल में हम इसको सर्कुलर मोशन कंसिडर करते थे, लेकिन ये सर्कुलर मोशन नहीं होता हमारे पास। उसके बाद एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पैरोडिक अंडर आइडियल कंडीशन। ये भी तब है जब हमारे पास आइडियल कंडीशंस आ जाए। आइडियल कंडीशन से मुराद के एयर रेजिस्टेंस वगैरह और फ्रिक्शंस जो है वो हमारे पास एप्लीकेबल ना हो, तब जो है वो ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास पैरोडिक होता है। उसके बाद हमारे पास जो टर्म है टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड को समझ लेते हैं। अब टाइम पीरियड हमारे पास क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड इट इज डिनोटेड बाय टी। वो टाइम जो कि वन वाइब्रेशन
को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर हो, ऐसे टाइम पीरियड को या ऐसे टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। फॉर सपोज यहाँ पर हमारे पास पेंडुलम है, इस पेंडुलम को हमने यहाँ तक, यहाँ से जो है वो छोड़ रहे हैं, तो यहाँ से लेकर ये अपनी मीन पोजीशन पर आया, मीन पोजीशन पर आने के बाद ये अपनी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, देन फिर ये दोबारा वापस उसी पॉइंट पर आया जिस पॉइंट से हमने इसको छोड़ा था। तो ये जो कंप्लीट एक वन वाइब्रेशन हुई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कंप्लीट एक वाइब्रेशन हमें मिली, इस कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है हमारे पास, उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अच्छा ये भी टाइम पीरियड ही है, तो टाइम पीरियड का यूनिट भी हमारे पास सेकंड ही होता है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को समझना जैसे हमारे लिए थोड़ा सा नेसेसरी है कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन विच आर कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। इसको म्यू से रिप्रेजेंट डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 सेकंड में कितनी कंप्लीट हो रही है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फॉर सपोज के हमें ये फर्स्ट वाइब्रेशन यानी कि कंप्लीट वाइब्रेशन हो गई, देन उसके बाद एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही है। कर लेते हैं हम, सपोज के हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट को जो है वो छोड़ा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, ठीक है, और इस एक्सट्रीम पोजीशन के बाद ऑब्जेक्ट दोबारा वापस अपनी उसी पोजीशन पर आया जहां से हमने इसको छोड़ा था। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक वन वाइब्रेशन हो गई। इसी तरीके से अगर हम दूसरी वाइब्रेशन करें तो यहाँ पर ये 2 वाइब्रेशंस हो रही हैं 1 सेकंड के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये जो 2 वाइब्रेशंस हुई हैं 1 सेकंड के अंदर, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 2 हर्ट्स है। हम फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्स रखते हैं, और हर्ट्स जो है वो 1 टाइम यानी कि सेकंड इनवर्स के बराबर होता है। तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम, टोटल टाइम यानी कि किसी खास टाइम के अंदर जो टोटल वाइब्रेशन हो रही है वो हमें फ्रीक्वेंसी देती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी इनकी। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा कि 2 साइकिल्स यानी कि 2 वाइब्रेशंस पूरी हो रही हैं 1 सेकंड के अंदर, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 1 हर्ट्स होगी, सॉरी 2 हर्ट्स होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 साइकिल्स पूरी हैं। हाँ, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करें तो हम टाइम का हाफ कर देंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें एक और चीज भी पता चल रही है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। फॉर सपोज हमने एक और एग्जांपल ले लिया है कि टोटल वाइब्रेशन जो है वो 10 हो रही है और जो टोटल टाइम लग रहा है वो 5 सेकेंड्स है, तो यानी कि 10 वाइब्रेशन 5 सेकेंड के अंदर हो रही हैं। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी वो फ्रीक्वेंसी हमें 2 हर्ट्स मिलेगी, यानी कि 2 हर्ट्स जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब जैसे टाइम हम इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी हमें कम मिलेगी। अगर टोटल टाइम हम यहाँ पर 10 कर देते हैं तो यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 10 1 हर्ट्स हो जाएगा, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम 5 की जगह पर 2 कर दें तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो है वो बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हमें जब वो फ्रीक्वेंसी जब वो 5 हर्ट्स मिल जाएगी। इट मीन्स के फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है टाइम के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो वी कैन से डेट के एफ इज इक्वल टू 1/t एंड t इज इक्वल टू 1/f। क्लियर? उसके बाद यहां तक ये चीजें समझने के बाद अब हम जो है वो डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि ये जो टर्म्स हम यूज करते हैं ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन, इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है हमारे पास। तो ऑसिलेशन की जब हम बात करते हैं तो ऑसिलेशन से मुराद हमारे पास होता है स्मॉल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास लो हो। ऐसी जब हम बात करते हैं तो हम ऑसिलेशन की बात करते हैं, यानी कि जब हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो सिंपल पेंडुलम में हम जो है वो ऑसिलेशंस की बात करते हैं। और वाइब्रेशन कहते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो,
यानी कि बहुत जल्दी जल्दी जो है वो हमें साइकिल्स मिले, यानी कि कम टाइम पीरियड में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है, तो हम वहाँ पर टर्म यूज़ करते हैं वाइब्रेशन। और जहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी यानी कि स्मॉल फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही होती है, वहाँ पर हम ऑसिलेशन की बात करते हैं। होप सो कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब हम आगे डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है। अब जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि इट इज द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, इट इज डिनोटेड बाय एक्स। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि ये डिस्टेंस जो है वो बॉडी का है एक एनी इंस्टेंट पर, यानी कि किसी भी पॉइंट पर, अब मीन पोजीशन से लेकर किसी भी पॉइंट तक हम जो है वो बात करेंगे तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे या डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। और इसी को हम आगे के लेक्चर्स में जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ेंगे तो इस टर्म को हम और ज़्यादा जो है वो पढ़ने वाले हैं। यूँ कह लें कि हम इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो यहाँ तक यानी कि हम अगर बात करें कि डिस्टेंस हमारे पास किसी भी पॉइंट पर हो, तो हम किसी भी पॉइंट पर वो डिस्टेंस मालूम करने के लिए क्या करेंगे कि टाइम की वैल्यू लेंगे। टाइम की वैल्यू लेने के बाद डिस्टेंस की वैल्यू लेंगे एंड देन फिर हमें इजीली जो है वो डिस्प्लेसमेंट मिलता रहेगा। यानी कि अगर हम टाइम भी ले लें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर हमें डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट मिलता रहेगा। होल जो है हमारे पास जो मोशन हो रहा होगा, यानी कि यहाँ से हम इस पॉइंट का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, जो टाइम हमें मिल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। और हम आगे इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये टर्म भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एम्पलीट्यूड की। क्या एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स नोट के साथ। ये हमारे पास है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इट इज डिनोटेड बाय एक्स नोट। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि ये देख लें कि ये हमारे पास इसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसे हम मीन पोजीशन कहते हैं। अब यहाँ से लेकर ये इस एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचा है जिसे हम मैक्सिमा से पढ़ रहे हैं। इस एक्सट्रीम पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, इस एक्सट्रीम पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम और द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स हमारे पास दो होती हैं, एक ये एक्सट्रीम पॉइंट, दूसरा यहाँ से लेकर ये अपनी मीन पोजीशन तक दोबारा आएगा, फिर अपनी मीन पोजीशन से बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया ये दोबारा इस तरफ अपनी एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि अपनी मीन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम तक यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब वन वाइब्रेशन के लिए हमारे पास 4 एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि 4 एक्स नोट होता है। ये आपसे पूछा भी जा सकता है अमूमन एमसीक्यूज में। अब देखेंगे ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है। अब यहाँ से लेकर हमने इसको यहाँ तक सस्पेंड किया और यहाँ से हम इसको फिर रिलीज कर रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा, ये एक एक्स नोट हो जाएगा। फिर यहाँ से लेकर ये अपने और मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँचेगा जो कि इसका सेकेंड एक्स नोट हो जाएगा। एंड देन फिर मैक्सिमा से लेकर ये दोबारा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक आएगा, यानी कि सॉरी इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आएगा, तो ये थर्ड इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और फिर यहाँ से लेकर ये दोबारा वहाँ तक पहुँचेगा अपने एक्सट्रीम पॉइंट, जो इसका वन एक्सट्रीम पॉइंट था जहाँ से हमने इसको रिलीज किया था, वहाँ तक इसका एक और एक्स नोट आ जाएगा, यानी कि एक्स नोट एक्स नोट एक्स नोट एक्स नोट 4 एक्स नोट आ जाएगा जब ये अपनी कंप्लीट एक वन वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। वन वाइब्रेशन कंप्लीट करते वक्त इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 4 एक्स नोट होगा। तो होप्स हो के यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर। क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम पढ़ते हैं कि द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम, कितनी रेवोल्यूशंस जो है वो हो रही है हमारे पास पर यूनिट टाइम में, वो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताता है। अब देखेंगे यहाँ पर हमने एक एनिमेशन ली हुई है, जिस एनिमेशन में हम ये चीज़ देख रहे हैं जो कि इस चैप्टर की यूँ समझ लें कि
इस चैप्टर का जो है वो निचोड़ है। अगर ये चीज़ हमें समझ में आ जाती है तो हमें आगे की जितनी भी इक्वेशंस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि देखेंगे अलोंग द डायमीटर एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है इन अ सर्कुलर पाथ। हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट, हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ रहे हैं। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम देखें कि जैसे जैसे ये सर्कुलर पॉइंट हो रहा है और हम इसको अगर रिलेट कर रहे हैं किसी दूसरे बॉल के साथ जो कि लीनियर पाथ पर पड़ा हुआ है, तो उस लीनियर पाथ पर जो रिलेशन हो रहा है वो रिलेशन हमारे पास बैक एंड फोर्थ रिलेशन हो रहा है, यानी कि ऑसिलेटिंग मोशन हो रही है, वाइब्रेटिंग मोशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इट मीन्स कि ये चीज़ हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन तक लेके जाएगी और उसे समझने में हमारी हेल्प भी करेगी। अब देखेंगे यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट अपनी कंप्लीट एक वन रेवोल्यूशन पूरी कर रहा है तो नीचे वहां पर एक वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही है। ठीक है, यानी कि वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू वन वाइब्रेशन। तो अब इसको हम ज्यादा पढ़ लेते हैं कि फॉर वन रेवोल्यूशन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। यहां पर ये अपॉन में टी होता है। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख भी लेता हूं और ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई अपॉन टी, ये इस तरीके से आएगा। तो अब 2 पाई हमारे पास क्या है, इस सरकमफेरेंस है, और जो टाइम इसको रिक्वायर हो रहा है यानी कि थीटा जो हमें मिल रहा है वो 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि टाइम पीरियड की बात हो रही है तो अपॉन में कैपिटल टी हमने रख दिया। अब 1 अपॉन टी इज नथिंग बट इट इज अ फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर ये आ जाएगा कि 1 अपॉन टी की जगह पर हम एफ रख देंगे। अब ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा जो है वो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास लीनियर फ्रीक्वेंसी है। लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही। क्लियर? तो इट मीन्स कि यहाँ पर अब ये चीजें जो है वो इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एंड देन इससे रिलेटेड जितनी भी इक्वेशंस हैं। यानी कि अगर हम सिंपल बात करें कि जो सर्कुलर मोशन है उसका जो प्रोजेक्शन है वो वाइब्रेटिंग मोशन है, यानी कि जो प्रोजेक्शन हमारे पास है वो वाइब्रेटिंग मोशन है। तो अब इससे रिलेट करके हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ेंगे। दूसरी चीज ये कि इसकी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी का यूनिट तो हमारे पास सेम है, जो डायमेंशन तो हमारे पास सेम है जो कि है एस इनवर्स, लेकिन इनका जो यूनिट है वो यूनिट हमारे पास चेंज है, नॉट सेम इन यूनिट। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई होंगी, लेकिन इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास अभी भी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट के लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ते हैं, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।